अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिशवाली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली ग़बिज़नी इल्मा ग़बिज़नी इल्मा ग़बिज़नी इल्मा। अच्छा जी, जून 2023 समर 2023 के पेपर्स जो हैं पास पेपर का सिलसिला चल रहा है जी। पहला सवाल हम अभी सॉल्व करने जा रहे हैं जी, मर्जर्स एंड टेक ओवर्स का। सही है। एंड आई कैप के सॉफ्टवेयर में सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह इसको। ठीक है, ताकि ये कि एक हमें आई कैप के सॉफ्टवेयर यूज टू भी हो जाए, जिनकी अटेम्प्ट दिसंबर 23 है। उनके लिए शायद एग्जाम सॉफ्टवेयर अभी एप्लीकेबल नहीं है, मगर आगे जाके जो आपने MS2 देना है तो वो सॉफ्टवेयर पे देना है। तो अभी आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे यूज़ करते हैं। बाकी जिनकी अटेम्प्ट दिसंबर 23 के बाद है, मोस्ट प्रॉब्ली बाद में सॉफ्टवेयर एप्लीकेबल हो गया होगा, तो आपके लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है जी। अच्छा, समर 23 का जो पेपर था, ये मैं अगर बात करूँ तो ये अगेन वन ऑफ द, जिसे कहते हैं ना कि मॉडरेट पेपर था। बहुत ज़्यादा इसमें मैं समझता हूँ कि टेक्निकलिटी नहीं थी, और पासिंग परसेंटेज भी काफ़ी बेहतर है निस्बतन पिछली अटेम्प्ट के मुकाबले। ठीक है। तो इस सवाल में क्या था, पहला सवाल हम सॉल्व करने जा रहे हैं जी। और जैसा कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने जिसे कहते हैं कि सेशंस में सब चीज़ें कवर की थी, तो एक ये जो रीसेंट अटेम्प्ट का एरिया था, ये भी हम जो है साथ साथ अब कवर कर रहे हैं, ताकि कंप्लीट पैकेज मिल जाए आपको। थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि हमारे लेक्चर्स में जो है चीज़ें ज़्यादा होती हैं, लेंथ वाइज भी थोड़े ज़्यादा होते हैं, मगर उसकी वजह आपके सामने है कि हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं कर रहे होते, प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं, दूसरे बोर्ड्स के भी कर रहे होते हैं, और फिर रीसेंट अटेम्प्ट भी जो है वो आपको क्लास में करा दी जाती है, ताकि आपका जो एफर्ट है वो बाद में कम से कम हो जाए। और इसी एफर्ट को अगर आप एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज मैनर में लेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत आसानी होगी पेपर में भी। ठीक है जी। तो समर 2023 का सवाल शुरू करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। सही है। और जी बिल्कुल। अच्छा जी, तो यार आई कैप का सॉफ्टवेयर मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपके पास होगा। क्या कहते हैं, तो आप काइंडली ज़रा आई कैप का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके ओपन कर लें। आई कैप का सॉफ्टवेयर कहाँ से ओपन होता है ये आपको पता है बात। ठीक है। ये आपके माए जिसे कहते हैं स्टूडेंट एरिया होता है, वहाँ से मिलता है। एक दफ़ा हम देख भी लेते हैं। देखें, ये जब आप जाते हैं ना अपने माए मतलब जो ACCA का लॉगिन एरिया है, तो वहाँ पे आप देखें लेफ्ट हैंड पे आ रहा होता है प्रैक्टिस टेस्ट फॉर CSAT फॉर MS एग्जामिनेशन। नज़र आ रही है ये विंडो आपको। और यहाँ से आप ये सर्च करेंगे हाउ टू रन टेस्ट, एक PDF खुल जाएगा। ठीक है। और इस PDF के अंदर ID और पासवर्ड मौजूद होगा। सही है, कि जो हम सॉफ्टवेयर में डालेंगे। सही है। और इसके अलावा जो है वो ये आ गया, ये ID पासवर्ड आ जाता है इसमें। ठीक है, BFD का ये रहा ID पासवर्ड। और इसके अलावा जो है ना, ये आप डाउनलोड करेंगे तो इससे प्रैक्टिस टेस्ट डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास मैंने डाउनलोड कर लिया है, ताकि टाइम सेव हो जाए। तो मैं डायरेक्ट जो है उस फोल्डर पे आ गया हूँ जिस पे ये डाउनलोड हुआ हुआ है फोल्डर। ठीक है जी, ये मैं प्रैक्टिस टेस्ट 2 पे गया, और ये मैंने ये इस आइकॉन को क्लिक किया तो फिर ये चलना शुरू। ठीक है, जल्दी से डाउनलोड कर लें अगर आप लोगों ने नहीं किया। और सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे ताकि ये काम करना आसान हो। जो रिकॉर्डिंग से रेफर करें, जो कि काफ़ी सारे लोग हैं, उनसे भी गुजारिश है सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें, ताकि आप यूज टू हो जाए सॉफ्टवेयर से। ठीक है, सॉफ्टवेयर से यूज टू होना बहुत ज़रूरी है आपको। आज नहीं तो अगली टाइम में MS2 जॉब दे दूँगा इंशाल्लाह, BFD पास करके तब इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना BFD में तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये आगे से एप्लीकेबल हो जाएगा, दिसंबर 23 में नहीं के आगे। ठीक है। चलें जी, विंडो आ गई आईडी पासवर्ड की विंडो आ गई है। ID पासवर्ड हमारे पास पहले से मौजूद था, हमने वो फाइल लिखी थी BFD डेमो के नाम से, जो है इनका ID है। पासवर्ड भी हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है जी, ये सॉफ्टवेयर आपने खुल लिया जी। क्वेश्चन नंबर 1 पहला सवाल ही सॉल्व करने जा रहे हैं हम आज समर 2023 का। इसको देख लेते हैं जल्दी से। सवाल मेरे हिसाब से काफ़ी मुनासिब था पेपर में, और अभी हम देखेंगे काफ़ी सारी बातें जो ऑलरेडी हम पास में कर चुके होते हैं, वो बातें इसमें जो है वो अप्लाई यहाँ पे करनी थी। ठीक है जी, ये पहली स्क्रीन खुल जाएगी अभी। अच्छा जी, सॉफ्टवेयर अगेन यूज टू होना ज़रूरी है। अच्छा जी, स्क्रीन आ गई है। सॉफ्टवेयर पे पहला सवाल हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। स्क्रीन को एडजस्ट कर लेते हैं अपने हिसाब से, ताकि ये कि बाद में परेशानी हो। सवाल ऑब्वियसली ये वो नहीं है जो हम करना चाह रहे हैं, मगर एक आइडिया के तौर पे, ताकि ये कि हमें बाद में परेशानी ना हो, इसलिए हम ये अभी से देख रहे हैं चीज़ें। ये हमने इसको ऐसे कर लिया ताकि थोड़ी सी स्क्रीन बढ़ जाए। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1A भी बात करेंगे। अब आप ज़रा सवाल देख लें। सवाल मैं ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ अभी। आगे सवाल ये, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम बंद कर देते हैं। तो ये बंद। अच्छा जी, सवाल देख रहे हैं जी, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है जी, गौर से देखेंगे। पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है जी? रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है
कि using the free cash flow to equity method of business valuation determine the maximum percentage premium that the AP should pay ARDA shareholder to acquire 100% of the business. Assume that acquisition will take place in 30th June 2023. तो 11 मार्क्स का सवाल है. B part में theory है. Briefly explain whether AP's board concerned regarding ARDA share price are valid and how this might affect the negotiation to acquire ARDA. ये बड़ा important, बड़ा practical सवाल है. एक important topic है, उसको उसने indirectly सवाल पूछा है. लास्ट में कह रहा है briefly advise the board of the exchange rate risk that will arise when AP commences exporting and the techniques that the board can be used to manage the risk. फॉरेक्स का एरिया है जी, जिन्होंने फॉरेक्स पढ़ा हुआ है उनको बड़ी आसानी होगी यार. और उसमें सिर्फ ब्रीफ एक्सप्लेन कैलकुलेशन नहीं करनी है, सिर्फ एडवाइस करना है, यानी कि थ्योरेटिकल डिस्कशन करना है. 5 मार्क का क्वालिटी डिस्कशन हम कर लेंगे. ठीक है जी. तो ये तकरीबन 19 मार्क बन रहे हैं टोटल. तो हम 11 मार्क्स से स्टार्ट करेंगे यूजिंग फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी. अच्छा देखें, अक्सर लोगों का एक सवाल होता है, क्योंकि देखें इन सेशन को कंडक्ट करने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको सवाल सॉल्व करा दूँ. वन साइडेड अप्रोच नहीं होगी. हम पास में इस तरह की बातें कर चुके हैं. कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है और मेरा वॉइस नोट का भी एक ग्रुप बना हुआ है. वॉइस नोट में आगे जाके शेयर भी कर दूंगा आप लोगों से इंशाल्लाह, जो पोर्टल मैंने अपलोड किए हुए हैं. तो वहाँ पे ये बात अक्सर हुई है कि भाई फ्री कैश फ्लो इक्विटी मेथड कब यूज करें. तो मैंने आपको हमेशा कहा है कि 2 जगहों में यूज करेंगे फ्री कैश फ्लो इक्विटी मेथड. एक वहाँ यूज करेंगे जहाँ वो खुद कहते हैं, जैसे यहाँ उसने खुद कह दिया कि यूज फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी. आप देख रहे हैं उसने खुद ही यहाँ पे फरमा दिया कि जी आपने जो यूज करना है वो फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी यूज करना है. एक तो इन हालात में जब वो खुद कहते हैं. ठीक है. अच्छा, दूसरा कब यूज करते हैं, जब आपके पास जो है ना वो एक डेटा नहीं होता. अच्छा, यूज फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी मेथड में हम डिस्काउंटिंग किस पे करते हैं, चैट के थ्रू पार्टिसिपेट करें. चैट के थ्रू पार्टिसिपेट करें कि हम जाना डिस्काउंट रेट क्या होता है जब हम फ्री कैश फ्लो इक्विटी पे काम करते हैं. प्लीज यार सब पार्टिसिपेट करेंगे, सुबह सुबह आए सब यार, देखें वसूल होना चाहिए हमारा ये एफर्ट. बिल्कुल सही कहा आयशा आपने, सही कह रहे हैं अली आप. ठीक है, और बाकी लोग क्या कहते हैं कि हम किस पे डिस्काउंट करेंगे. बिल्कुल हम जो है केई पे डिस्काउंट करेंगे, बिल्कुल कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे डिस्काउंट करेंगे. बिल्कुल सही कहा कदीर शबीर आपने भी यार. तो कहने का मतलब है कि आपको बस दूसरी टेक्निक ये होती है कि जब आपका वैक अवेलेबल नहीं होता था ना, ठीक है, और आपके पास खाली केई अवेलेबल होता, तो भी मैं कहता था कि फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी यूज करें. हो सकता है इसमें वैक पॉसिबल हो, मगर चूंकि रिक्वायरमेंट में उसने खुद से मेंशन कर दिया है कि फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी मेथड यूज करना है, इसलिए आपका पे लाजम है. नाउ यू आर बाउंड टू यूज फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी मेथड एज रिक्वेस्टेड इन द क्वेश्चन. बिल्कुल सही कहा जुबैर खान आपने भी. तो यहाँ वो कंफ्यूजन नहीं है. ठीक है जी, और काफी पुराने सवालों का आपको यहाँ पे रिपीट टेलीकास्ट नजर आएगा. और क्या कह रहे हैं आगे. आगे एक और बात इसने की है कि मैक्सिमम. अच्छा, मैक्सिमम प्रीमियम से क्या मुराद है. मैक्सिमम प्रीमियम से कुछ बातें हम लिख लें अपने सॉफ्टवेयर में कि फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी है, जब भी डिस्काउंटिंग किस पे होगी, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी है. ये आपको याद होगा जैसे हम जब सवाल सॉल्व करते थे रजिस्टर में, तो भी डेटा बना लिया करते थे, थोड़ी सी आसानी हो जाती है. तो डिस्काउंटिंग एट के. ठीक है. और मैक्सिमम प्रीमियम का क्या मतलब होता है, मैक्सिमम प्रीमियम का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम प्रीमियम का मतलब मुझे बताएं यार. ये बातें भी अपने पास में की हुई हैं, मर्जर इक्वेशन के लेक्चर में बात हुई हुई है कि ऑल रिटर्न्स ऑल गेन्स ऑल रिटर्न्स बिलोंग टू गिवन टू टारगेट कंपनी. याद आ रहा है, याद आ रहा है. बिल्कुल नो गेन टू एक्वायर. बहुत अच्छी बात की कदीर शबीर आपने. टारगेट कंपनी को सारा गेन दे देंगे, हम खुद कुछ नहीं रखेंगे. ठीक है. नो गेन टू एक्वायर. एक्वायर अपने पास कोई गेन नहीं रखेगा. ठीक है जी, ये बातें हम शुरू में लिख लेते हैं ताकि हमें बाद में परेशानी ना हो, परेशानी ना हो. ठीक है जी. अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं. एज्यूम दैट एक्विजिशन 100% एक्विजिशन होगी. ठीक है, ऐसा ही होता है यूजुअली. एज्यूम दैट एक्विजिशन विल टेक प्लेस ऑन 30 जून. सवाल पढ़ेंगे जी. एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड एपी इज अ लिस्टेड कंपनी लोकेटेड इन द पंजाब प्रोविंस. The company currently grows 2 types of crops: kharif crops such as cotton and rice, and which are sown in May and harvested in October, and rabi crops such as wheat and mustard, which are sown in November and harvested in April. The crops are sold to customer located in Karachi. मुझे कुछ याद आ गया. ज्योग्राफी पढ़ी थी कहीं आपने जिंदगी में. हाँ भाई, ज्योग्राफी पढ़ी है कभी आपने जिंदगी में. वहाँ मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर का चैप्टर होता था, पाकिस्तान स्टडीज के अंदर भी होता था शायद. पाकिस्तान हिस्ट्री ज्योग्राफी होती थी ना यार. तो वहाँ पे ये रबी क्रॉप और करीब क्रॉप देख के जो है मुझे कुछ याद आ गया. पास पुरानी बातें मैंने पढ़ाया हुआ भी है, खैर पास में मैंने शायद बताया भी था. मैंने ओ लेवल पढ़ाने से स्टार्ट किया था खैर, तो बिल्कुल वहाँ पे ये कहानी हुई थी. खैर आगे बढ़ते हैं. देयर हैव बीन सम रीसेंट चेंजेस एट बोर्ड लेवल and consequently a new strategic plan has been agreed. The plan is to expand the business and increase the production of wheat and cotton. Both products have a high global demand, and the new plan would enable the company to enter the export market. To accelerate the expansion, the company would prefer to acquire an existing company, ideally one that already grows at least one of these crops. अच्छा, ये पूरी कहानी उन्होंने बैकग्राउंड बता दिया जैसे ACCA ICW में बताते हैं. अच्छी बात है जी, थोड़ी कहानी बनाने की कोशिश की गई है.
A target company ADA Limited has been identified. अच्छा अब यार यहाँ पे ना आइडेंटिफिकेशन पहले से कर लेते हैं, मैपिंग अभी से कर लेते हैं, टैगिंग अभी से कर लेते हैं। जो एक्वायर होगा, जो पेरेंट कंपनी होगा, वो कौन होगा? एक्वायरर जो है वो एपी है, ठीक है। और जो टारगेट कंपनी है जिसको एक्वायर करने की बातें हो रही हैं वो कौन है? आरडा। आरडा नाम है ना, आरडा, आरडा, ARDAH, आरडा, ठीक है जी। आरडा करंटली फार्म वीट्स and is sourced and is seen as ideal company to acquire. There have been some preliminary discussion between the two companies, and the ADA has shared its cash flow forecast for the year ended 31st May 2024. That forecast shows a pre-tax operating cash flow of 4500 million. मुझे बता दें ये 4500 मिलियन जो आपको प्री टैक्स बताया जा रहा है, ये एयर 1 का है या एयर 0 का है? आपको इसका जवाब पता है, फौरन पता है, थोड़ा ढूंढेंगे मिल जाएगा, मिल जाएगा। स्क्रीन जरा बिग कर दें। कदीर शब्बीर का ही कहना है, ठीक है कदीर शब्बीर। एक मिनट, इसको मैं सही करता हूँ। हाँ बताएं जरा, सही कह रहे हैं आयशा, बाकी लोगों का क्या ख्याल है? कदीर शब्बीर बिल्कुल बेहतर है। ठीक है, स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर दी मैंने, ठीक है। हाँ जी एयर 1 है, बिल्कुल सही कहा अली आपने, सही कह रहे हैं आयशा आप भी। तो उसकी वजह ये रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है ना कि हम आज खड़े हुए हैं 2023 में, 2 जून, सॉरी जून 2023 में। तो अगर 24 की बातें हो रही हैं, मई 24 की बातें हो रही हैं, तो अगले साल की बातें हो रही है, नेक्स्ट ईयर की बातें हो रही हैं। ठीक हो गया। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो आपको कैश फ्लो बताएं, प्री टैक्स का मतलब है कि अभी इस पे टैक्स नहीं लगा हुआ। अच्छा इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके, हम अपने तरीके से सॉल्व करेंगे। आई के अपने तरीके से थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, मगर आंसर ऑलमोस्ट सेम ही आएगा इंशाल्लाह, टेंशन नहीं लीजिएगा। एयर 1, ठीक है, डेटा बना रहे हैं ताकि हम सिनेरियो में इन्वॉल्व रहें। एडा इज नॉट ऑपरेटिंग एट फुल कैपेसिटी and AB plan to introduce cotton products to maximize the productivity of the farms. This would be phased over the first 5 years after the acquisition. Consequently, after the year ending 31st May 2024, AB expected forecasted pre-tax operating cash flows to increase by 700 million per year for the next 4 years. After this, the pre-tax operating cash flows are estimated to grow at 2% per annum. क्या कहना चाह रही है, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या हो रही है, क्या हो रहा है? 700 पर मिलियन के हिसाब से बढ़ जाएगा। ठीक है जी। और और एक मैं वर्ड सुनना चाह रहा हूँ, एक मैं वर्ड सुनना चाह रहा हूँ, बताएं क्या वर्ड है? सोचें, जवाब दें, मैं वर्ड सुनना चाह रहा हूँ एक। 2% की कहानी क्या है यार, ग्रो कर रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही कहा आयशा आपने, टर्मिनल वैल्यू, बिल्कुल सही, परफेक्ट। टर्मिनल वैल्यू का कॉन्सेप्ट है जी, बिल्कुल सही है। 2% ग्रोथ रेट लगेगी। वो जो डिविडेंड वैल्यूएशन वाला फॉर्मूला होता था ना, फ्री कैश फ्लो इन ईयर 1 अपॉन वैक माइनस जी। खैर यहाँ तो वैक नहीं होगा, के ही माइनस जी हो जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो टर्मिनल वैल्यू लग जाएगी ग्रोथ रेट आफ्टर 5 इयर्स। अच्छा ये बताते हैं पी कौन सा होगा और डी कौन सा होगा? पी कौन सा होगा और डी कौन सा होगा? वैसे ऐसे ही बात करें कि पी नॉट होता है तो डी 1 होता है, पी नॉट होता है तो डी 1 होता है। तो अभी बताएं पी कौन सा होगा? हम्म, कितने साल बाद ग्रोथ लगेगी? हाँ कितने साल की कैश फ्लो गिवन है यार, जल्दी बताएंगे। नहीं अली नहीं, अली मैं कहता हूँ सोच लो। आयशा आपने सही कहा, छुड़िया जुने जो सही कहा आपने, बहुत अच्छी बात की। कदीर शबीर मैं कहता हूँ सोच लो। अली आप सही है, P5 होने का है क्योंकि 5 साल बाद की बात हो रही है, तो दैट्स वाई D6 होने का है। डी तो नहीं कहेंगे मगर समझाने के लिए बात हो रही है। जुबैर खान सही कहा आपने, B5 D6, बहुत अच्छे माशाल्लाह। कदीर शबीर आप बात को देख रहे हैं
कि आपको 5 साल का तो डेटा दिया हुआ है ना, पहले साल का भी दिया और नेक्स्ट 4 ईयर्स का भी दिया है, यानी कि 5 सालों का फेज अवेलेबल है। ये देखें लिखा हुआ भी था, फर्स्ट 5 ईयर्स का फेज अलग है, पहले 5 साल इसका अलग हिसाब किताब चलेगा, पहले 5 साल की कहानी अलग है। कभी क्लियर हो रही है बात? ठीक है, बात समझ आ रही है? तो 5 सालों का है तो इसका मतलब हमें छठे साल का कैश फ्लो मिलेगा ग्रोथ वाला। जो ग्रोथ वाला कैश फ्लो होगा वो छठे साल का होगा, छठे साल का, छठे साल का कैश फ्लो होगा। तो भाई P5 and 6, P5 and 6। अच्छा आगे चलते हैं जी, आगे क्या कह रहे हैं? The acquisition would also generate some initial saving, Adidas head office would be closed and sold and generating after tax proceed of 2400 million। आफ्टर टैक्स का मतलब है कि टैक्स नहीं लगा हुआ, बिफोर टैक्स का मतलब है, प्री टैक्स कैश फ्लो का मतलब है कि हमें कैश को टैक्स को माइनस करना होगा। तो बिफोर और आफ्टर टैक्स को देख लीजिएगा। आफ्टर टैक्स सेविंग आ रही है, वन ऑफ सेविंग। वन ऑफ सेविंग याद है, हम कॉन्सेप्ट पढ़ते थे वन ऑफ सेविंग का। वन ऑफ सेविंग क्या कैश फ्लो में आती है? जवाब दें, क्या कैश फ्लो में आती है? जवाब दें, इसमें कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। क्या वन ऑफ सेविंग को कैश फ्लो में शामिल करते हैं? जवाब दें। सोचें सोचें, शाबाश, जवाब दें। तो सवाल रिफ्रेश करता हूँ, वन ऑफ कैश, वन ऑफ सेविंग कैश फ्लो में आएगी? इसका जवाब है बिल्कुल एनुअल कैश फ्लो में नहीं आएगी, एनुअल कैश फ्लो में नहीं आएगी, परपेचुइटी में नहीं आएगी, टर्मिनल वैल्यू में नहीं आएगी, मगर बाद में अलग से आएगी, सेपरेटली आएगी। कदी शबीर बहुत अच्छी बात की, बिल्कुल सही कहा शराज जुनेजो कि आप अलग से शामिल करेंगे बाद में, पहले नहीं बाद में। ऐसा नहीं करना आपने कि शुरू में शामिल कर लेना, गड़बड़ हो जाएगी, क्यों ना ग्रोथ लग जाएगी, ऐसा लगेगा कि ये ता क़यामत मिलता रहेगा मिलता रहेगा मिलता रहेगा, हालांकि ऐसा तो है ही नहीं, ऐसा तो है ही नहीं, है ही नहीं। ठीक है जी, आफ्टर टैक्स का मतलब है कि उसमें टैक्स एडजस्ट हो गया है। वन ऑफिस बेस्ड स्टाफ वुड बी मेड रिडंडेंट लीडिंग टू एनुअल प्री टैक्स सेविंग ऑफ 775 million। These saving are expected to continue indefinitely। वन ऑफ चीज एक और आ रही है, सेविंग ऑफ स्टाफ कॉस्ट, ये प्री टैक्स है यार, पोस्ट टैक्स प्री टैक्स को और से देख लेना। अक्सर चीज पोस्ट टैक्स होती है तो मसला नहीं होता, प्री टैक्स होगा तो ख्याल रखना होगा। आफ्टर टैक्स का मतलब है कोई मसला नहीं है। तो ये कितने की है जी? सेविंग आ रही है, स्टाफ कॉस्ट पर एनम आ रही है। ठीक है जी, ये हो गई बात। और क्या कह रहे हैं? These savings are expected to continue indefinitely। The after tax cost of redundancy is expected to be 120 million and would be payable immediately। कि redundancy की कुछ पेमेंट हो रही है, ठीक है जी, और वो कितनी हो रही है? 155 मिलियन हो रही है, और ये कह रहे हैं कि ये भी आपकी जो है ना इमीडिएटली पे हो जाएगी आफ्टर टैक्स रिटर्न। आफ्टर टैक्स का मतलब है कि टैक्स इसमें एडजस्ट हो गया जी। ये सारी बातें मैं यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि कुछ मिस ना हो हमसे बाद में। इमीडिएटली। अच्छा, फिर इसके बाद आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं सम ऑफ आर्डर फार्मिंग इक्विपमेंट इज ओल्ड एंड इनएफिशिएंट वुड नीड टू बी रिप्लेस्ड। The replacement program would commence immediately at a cost of 1,000,000। Given that a specialist nature of the equipment, it qualifies for 100% tax depreciation in the year of acquisition। In each subsequent year, 100 million would be set aside for capital maintenance। This figure is not of any savings from depreciation, is net of any saving from depreciation। अच्छा, पहले तो आपको 1,000 मिलियन का खर्चा करना पड़ेगा, मैं कहा इसने जिंदगी आसान कर दिया। इन्वेस्टमेंट हो रही है ₹1,000 मिलियन। अच्छा, डेप्रिसिएशन हर साल कैलकुलेट नहीं करनी है आपने, डेप्रिसिएशन हर साल कैलकुलेट नहीं करनी। तो क्या कहते हैं, टैक्स बेनिफिट आ जाएगा। अच्छा, टैक्स बेनिफिट सेम ईयर आना चाहिए, 100 ईयर नेक्स्ट ईयर आना चाहिए? बताएं, जवाब दें। हाँ प्लीज जरा सोचें, क्या टैक्स बेनिफिट हम सेम ईयर लेते हैं या नेक्स्ट ईयर लेते हैं? हमने पास में काफी सारे सवाल कर लिए ना यार, अब जरा आप लोगों का फीडबैक भी मुझे चाहिए। नॉर्मली मुझे यहाँ पे थोड़ा आई कैप के ट्रीटमेंट के खिलाफ है इस सवाल में। जी जवाब दें प्लीज, पार्टिसिपेट करें। बिल्कुल सही कहा जुनाद जुने, जो सही कह रहे हैं, ईयर एंड पे लेते हैं। आयशा सही कह रहे हैं, नेक्स्ट ईयर लेते हैं। तो ये हम ईयर 1 में लेना चाहिए हमें। अच्छा, कितने % डेप्रिसिएशन का क्लेम मिलेगा?
कितने मिलेगा 1000 का 29%, 100% डेप्रिसिएशन क्लेम हो जाएगी ना यार। तो टैक्स बेनिफिट जो होता है आपको पता है, डेप्रिसिएशन नॉन कैश होता है, मगर उससे रिलेटेड जो टैक्स बचता है वो हमारा फायदा होता है। डेप्रिसिएशन इज नॉट अ कैश आइटम, इज नॉट अ कैश आइटम, बट डेप्रिसिएशन की वजह से टैक्स बच गया, वो हमारा कैश फ्लो होता है। ये बात समझ आती है? तो डेप्रिसिएशन की वजह से हमारा कितना कैश फ्लो बचा है, डेप्रिसिएशन की वजह से हमारा कितना कैश फ्लो बचा है, डेप्रिसिएशन की वजह से हमारा 1000 का ही पूरा पूरा बच गया, क्योंकि उसने 100% डेप्रिसिएशन अलाउ कर दिया है। आप देखिए उसने पूरा 100% डेप्रिसिएशन अलाउ कर दिया इन द ईयर ऑफ इक्विजिशन, यानी कि पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन आपको पहले साल ही क्लेम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1000 का 29% जो कि टैक्स रेट है, इतने से हमें टैक्स की बचत होगी पहले साल, मगर इसको डिस्काउंट करेंगे एक साल पे। भाई बात समझ आ रही है? हाँ भाई, डिस्काउंटेड ईयर 1, बिकॉज बेनिफिट जो मिलता है वो एक साल बाद मिलता है, एक साल बाद मिलता है। क्या ये बात समझ आती है? ठीक है जी। इन ईच सब्सिक्वेंट ईयर 100 मिलियन वुड बी सेट असाइड फॉर कैपिटल मेंटेनेंस, दिस फिगर। वो याद आ रहा है, गुल्लक, गुल्लक याद आ रहा है, की टर्म होता है कैपेक्स, एनुअल कैपेक्स, जिसको हम गुल्लक कहते थे। हाँ, किसी को याद आ रहा है? एनुअल कैपिटल एक्सपेंडिचर कैश पुट असाइड फॉर कैपिटल रीइन्वेस्टमेंट। उर्दू में प्यार से गुल्लक कहा जाता था। 100 मिलियन इसमें लगेंगे, डेप्रिसिएशन को अलग से कैटर करने की जरूरत नहीं है। क्यों कहते थे गुल्लक यार? ये लेक्चर में बात हुई हुई वाली, कि जिस तरह गुल्लक होता है, बच्चे पैसे जमा करते हैं साइड में, ताकि कब पैसे बहुत ज्यादा हो जाएं तो उससे कोई साइकिल खरीद लें, कोई बड़ी चीज खरीद लें, कोई टॉय खरीद लें, कोई प्ले स्टेशन खरीद लें। बिल्कुल इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन भी एक गुल्लक मेंटेन करती है, ऑर्गेनाइजेशन भी एक रिजर्व मेंटेन करती है, ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ पैसा हर साल साइड में रखती है, कि कल को कोई मशीनरी रिप्लेस करनी पड़ गई, कोई हमें जो है खर्चा करना पड़ गया, तो हमारे पास ये हो कि पहले से कुछ ना कुछ पैसे हों। तो यही बात इसने यहाँ पे की। तो बिल्कुल जिस तरह एक आम आप बचपन में गुल्लक बनाते थे, बिल्कुल इसने ऑर्गेनाइजेशन भी बना दी है। एवरी ₹100 वुड बी सेट असाइड, सेट असाइड, गुल्लक में पैसे सेट असाइड कर दिए जाते हैं, साइड में रख दिए जाते हैं, कैश बॉक्स में पैसे साइड में रख दिए जाते हैं। बिल्कुल सीधा यहाँ बात हो रही है कि ₹100 मिलियन वुड बी सेट असाइड फॉर कैपिटल मेंटेनेंस, दिस फिगर इज नेट ऑफ एनी सेविंग फ्रॉम टैक्स डेप्रिसिएशन। ठीक है जी। तो ये भी हमारे फ्री कैश फ्लो का पार्ट होता था, इसलिए हम इसको यहाँ पे लिख रहे हैं ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। अच्छा, AP does not anticipate any additional cost in respect of working capital. ARDA has 20,000 million of irredeemable debt which carries a coupon of 8% per annum. AP would continue to service the this debt after the acquisition. Irredeemable debt है जी, इसका क्या करना है देखते हैं। फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी मेथड है, तो अभी कुछ रिकॉल करेंगे क्या करना चाहिए। अली बात समझिए, गुल्लक क्यों कहते हैं हम उसको? कॉर्पोरेट जबान में उसको जो है कुछ और कहेंगे, मगर एक देसी जबान में समझने के लिए हमने इसको गुल्लक कह दिया। अच्छा जी, 20,000 रिन्यूएबल डेट है और कूपन रेट है 8%। ठीक हो गया जी। और क्या कह रहे हैं सवाल हमसे? आगे कह रहा है कि भाई, आरडा इज कोटेड इन द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, द फॉलोइंग मार्केट इन्फॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल, एवरेज रिटर्न ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 16%। व्हाट इज दिस? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के रिटर्न को हम प्यार से क्या बोलते हैं यार? पार्टिसिपेट करें। और जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफर कर रहे हैं उनके जहन में ये सवाल खुद ही आने चाहिए जो मैं पूछ रहा हूँ, और उसका जवाब आना चाहिए। सवाल ना भी है, सवाल चले मैं पूछ रहा हूँ, जवाब आना चाहिए। इसको हम RM कहते हैं, मार्केट रेट कहते हैं, ठीक है ना? 16% के हिसाब से मार्केट रेट हो गया। रिस्क फ्री, रिस्क रिटर्न ऑन रिस्क फ्री गवर्नमेंट बॉन्ड, साहब नाम में ही लिखा हुआ है RF, हो गया आरिफ भाई होगा ये। एडा इक्विटी बीटा 0.857। अच्छा जी, मार्केट कैपिटलाइजेशन आरडा की 25,000 मिलियन है, टैक्स रेट 29%। तो भी एक ही लाइन में कर लेते हैं। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं लास्ट में? द AP should board has not published information concerning the potential acquisition, and so far the discussion with ARDA have been confidential. The board is concerned that the release of this information might impact the share price of ARDA.
माइट इम्पैक्ट दी शेयर प्राइस ऑफ आरडा, आरडा की शेयर प्राइस पे फर्क पड़ सकता है आगे जाकर। ठीक है जी, रिकमेंड पढ़ लेते हैं। यूजिंग फ्री कैश फ्लो इक्विटी मेथड ऑफ बिजनेस सॉल्यूशन डिटरमिन द मैक्सिमम परसेंटेज प्रीमियम दैट एपी शुड पे आरडा shareholder to acquire 100% of the business assuming that the acquisition will take place in January 2023। स्टार्ट कर लेते हैं जी काम को। सबसे पहले हम केई निकाल लेते हैं। केई का फॉर्मूला क्या होता है? तो हम सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं। आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ। ठीक है जी, ये बात हो गई। तो कई निकाल लें यार, मेरे ख्याल से कोई मसला नहीं है। रिकॉर्डिंग वाले अगर आपसे भी गुजारिश है, लाइव वाले अगर आपसे भी गुजारिश है, आपको सब चीज़ें पता है, बीटा भी पता है, सब चीज़ें पता है, निकालें जल्दी से, देखें क्या आ रहा है। हाँ ठीक है, क्या आया? 6.87 है, बीटा जो है 0.857 है। कितना हो गया? 15% हो गया जी। ठीक है जी, 15%। बिल्कुल सही है। नहीं है अली, देखो 15 आ रहा है शायद, देखो चेक करो। बाकी कोई चेक करेगा यार? 14.71 दिया था, 1 मिनट यार। अरे सॉरी, मेरी गलती है, ये 9 है। 9 वो 7 मेरे में प्रीमियम चल रहा था, इट्स प्रीमियम चल रहा था, सॉरी मैंने लिखने में गलती की। इट्स 9, वो मैंने डिफरेंस ले लिया। ये जो है ना, ये लाइव क्लास का फायदा हो गया ना। चलो रिकॉर्डिंग होती है आइसोलेशन में बैठ के कहीं, तो बेटा अगर को जाता। ठीक है शिराज एंड अली, देखें चेक करें। अब यार सॉरी, इट वाज एरर फ्रॉम माय साइड। आई जस्ट टुक द डिफरेंस 16 एंड 9 का डिफरेंस 7 जो प्रीमियम कहलाता है ना। शिराज सही है, ऑलमोस्ट 15 बन रहा है। बाकी लोग भी चेक करें। अच्छा, ये हो गया। कि अब कैश फ्लो बता दो, कैश फ्लो में क्या क्या आएगा? हम्म, सोचो कैश फ्लो कैसे बनेंगे, थोड़ा दिमाग तो लगाओ। ये सारा आपके सामने मौजूद है ना यार, कैश फ्लो का हिसाब किताब। अब मेरी इसमें आपको एक एडवाइस की होगी, बाकी अगर आप रिकॉर्डिंग वाले यार, आपसे भी गुजारिश है, और लाइव वाले तो आपसे भी गुजारिश है, कुछ मैप बनाओ माइंड में। मगर मेरी आपसे गुजारिश ये होगी कि यार आप ना, ये जो रनिंग कैश फ्लो हर साल के चल रहे हैं, इनको अलग रखो। और बाद में जो वन ऑफ आ रहे हैं ना, इनको अलग कहानी से लेके चलो। जैसे हमने एक बार टीटीएल पीटीएल के सवाल में किया था, पता नहीं आपको याद है नहीं याद, उसमें इतने सारे वन ऑफ कैश फ्लो थे। इसी ने एसेट बेचा था, फिर उस पे टैक्स आ गया था, फिर रिटर्न सी दी, आई डोंट नो 2018 का याद है? टीटीएल बीटीएल। हाँ, तो वो हमने सारे वन ऑफ कैश फ्लो बाद में एक साथ लाइन बना के एडजस्ट किए थे, कॉलम बना के एडजस्ट किए थे, लास्ट में एडजस्ट किए थे, लिस्ट बना के एडजस्ट किए थे। हाँ, तो वही मैं कहूंगा यार, यहाँ पे लगा दो। टेक्निक इतनी मुश्किल बात नहीं है। पहले आप ये रनिंग कैश फ्लो और ये परपेचुइटी परपेचुइटी निमट जाओ। ठीक है, परपेचुइटी वगैरह निमट जाओ, क्योंकि ये पैराग्राफ एक अलग डायरेक्शन में लेके जा रहा है। ये पैराग्राफ आपको एक अलग डायरेक्शन में लेके जा रहा है, उसके बाद फिर वन ऑफ चीजें आ रही। तो आप अगर इन सेविंग को भी इसमें इंकॉर्पोरेट करने की कोशिश करोगे, मुझे लग रहा है घिसपेच हो सकती है। आई कैप ने भी किया है, मगर उसमें मुझे बहुत लग रहा है कि यार स्टूडेंट लेवल पे घिसपेच हो सकती है। तो हम एक आसान तरीका फॉलो करेंगे, ऐसा तरीका फॉलो करेंगे जिससे आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, पेपर में भी परेशानी ना हो और समझने में भी आसानी। तो जितने वन ऑफ आ रहे हैं ना इस पैराग्राफ के अलावा, उनको आप अलग ले लो। बाकी जो ये ग्रोथ वाले हैं, इनको आप अलग ले लो, ताकि परपेचुइटी वगैरह की जो टर्मिनल वैल्यू की जो कैलकुलेशन है वो गलत ना हो, खराब ना हो। ठीक है, ट्राई करते हो जरा आप लोग यार, एक दफ़ा आप ट्राई तो करो जरा यार। यही मैंने निकाल दिया है, थोड़ा टाइम लगाओ, फिर बात करते हैं। रिकॉर्डिंग वाले हजरात, आपसे भी गुजारिश है, खुद भी जरा थोड़ा सा एफर्ट करके देखिए और फिर कंपेयर करिए कि आप जो सोच रहे थे क्या वो सही था या नहीं था। चले जी, अब जरा मैं स्टार्ट करता हूँ। आई होप कुछ आपके जहन में नक्शा तो बन गया है। ठीक है, अगेन जैसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि यार इसमें ना इतनी कोई मुश्किल बातें नहीं है, कोशिश ये करनी है कि आपने जो है दोनों को अलग अलग लेके चलें। जो नॉर्मल कैश फ्लो है उनको आप अलग अलग लेके चलें। ठीक है, तो हम एयर वाइज चलते हैं। एयर वन, एयर टू, और से देखेंगे हम एयर थ्री, प्री टैक्स कैश। ठीक है जी, कितने थे पहले साल का कैश फ्लो में बता था? पहले साल का कैश फ्लो में बता था 45।
ठीक है, ये बात हमारी हो गई। फिर इसमें ऐड करना है 700 से वगैरह। ठीक है जी, ये बात हो गई। 500 इंक्रीज कर दिया। ऑनलाइन सॉल्व सॉल्व हो रहा है तो हमें थोड़ा एक्सेल का सहारा लेना चाहिए। अच्छा, इस पर टैक्स नहीं लगा, बस पे टैक्स लगा देते हैं। अच्छा, इस पे ये मैं सेविंग को जानबूझ के इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहा, क्योंकि इसको मैं बिना वन ऑफ में ले लूंगा। ये जो पर एनम वाली सेविंग आप कहेंगे 75 वाली सेविंग को भी हर साल की है, तो मैं चाह रहा हूँ क्योंकि ये भी इनफाइनाइट जा रही है, उस पर ग्रोथ नहीं लग रही। आप मेरी बात को समझे, देखिए मैं यहाँ पे अगर शामिल कर लूंगा ना इस वाली सेविंग को, तो मुझे डर है, क्योंकि मैं इन कैश फ्लोज को आगे 2% से ग्रो करा रहा हूँ। मेरी बात समझ रहे हैं? बारीकी है, देखें ये छोटी छोटी मिस्टेक्स है जो बच्चा कर रहा होता है पेपर में। आप इस बात को समझे, आई कैप ने भी सेविंग यहीं ले ली है, मगर बाद में उसको एक कॉम्प्लेक्स वर्किंग से उसको सेग्रीगेट किया है। तो यार ये ज्यादा बेहतर नहीं है कि हम जो है वो क्या कहते हैं, पहले से ही ख्याल कर लें। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? आप इसको, ये जो सेविंग है ये ग्रो नहीं होगी 2% से, और ऊपर वाले कैश फ्लो 2% से ग्रो करेंगे। आप फर्क समझ रहे हैं? लेकिन ये बारीकी है, ये समझनी है। सोल्यूशन का मसला थोड़ी है, सोल्यूशन तो आई कैप ने भी दिया हुआ है। आप मेरे से लेक्चर ले रहे हो तो आपको क्या फायदा हो रहा है यार? आप ये देखो। ठीक है, तो हमारा काम है जिंदगी आसान करना, अपनी भी और एग्जामिनर की भी, पेपर में अपनी भी और एग्जामिनर की भी जिंदगी आसान करना। तो अभी मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यार 75 मिलियन की सेविंग को, हालांकि आपका दिल कह रहा है क्योंकि ये हर साल आ रही है, इसको लिख दो। ना लिखो। अच्छा, ये 100 मिलियन का 8 साल आ रहा है, इसको लिख दें। एनुअल कैपिटल री इन्वेस्टमेंट नहीं, इसको भी मैं समझता हूँ कि आप नहीं लिखते। ठीक है। अच्छा, ये 100 मिलियन के बारे में क्या लिखा हुआ था? किधर गया? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप टेक्स्ट यहाँ पे इस पे लगाएं। हमारा आंसर आई से डिफरेंट आएगा, उसकी मैं वजह बता दूंगा क्यों। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? मैं क्यों जानबूझ के इसको डेफर कर रहा हूँ, मैं जानबूझ के क्यों इसको नहीं लिख रहा, उसको भी नहीं लिख रहा गुल्लक को। अभी मुझे पता है बहुत सारे कैश फ्लो इसमें बाकी हैं लिखने। क्या था डिस्काउंट रेट? 1/, सही है ना भैया? मैंने फॉर्मूला लगा दिया कि पावर दिस को डिस्काउंट फैक्टर को खेल दिया। ठीक है ना, पावर 2 लगनी है ना, तो मैंने देखें यहाँ पे फॉर्मूले में पावर 2 लगा दिया, डिस्काउंट फैक्टर आ गया। अभी इसको मुनासिब करते हैं। इसको थोड़ा मुनासिब कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये कितना हो गया? इसे बोल्ड करना होगा। ये भी कॉमन लगा देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये अगर हमने इसको टोटल कर लेते हैं।
13,580.38। यार बी कंट्रोल भी काम नहीं कर रहा है। अच्छा जरा गौर से देखिएगा। यहाँ तक क्लियर है बात हमें? 13,580 कर दिया। यहाँ तक क्लियर है बात हमें भाई? कोई मसला है किसी का, कोई सवाल तो पूछ लें। सिंपली मैंने जो प्री टैक्स कैश फ्लो दिए थे उनको 700 से बढ़ाया, 700 से बढ़ाया, उसमें टैक्स 29% माइनस किया और फिर हम आगे बढ़ गए। ऐसा ही है भाई, ठीक है। और फिर जब नेट कैश फ्लो करके डिस्काउंट फैक्टर लगाया और डिस्काउंट फैक्टर लगा के प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। इसमें कोई सवाल है किसी का? यहाँ तक क्लियर है बात हमें? अभी बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं मुझे पता है, मगर मैं चाह रहा हूँ कि पहले इसको देख लें आप। ठीक है जी, जाने यहाँ तक क्लियर है बात हमें? इट इज फाइन। अब मैं यहाँ पे ना एक वो बनाना चाह रहा हूँ, टेबल। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ की कितनी आ रही है? अच्छा इसमें अब ऐड कर लें वो टर्मिनल वैल्यू। अभी बता दो, मैंने कुछ चीज़ें नहीं इनकॉर्पोरेट की, करता हूँ इनको। टर्मिनल वैल्यू कैसे निकलेगी भाई बताएं जरा, प्लीज जवाब दें। किसी को याद आ रहा है टर्मिनल वैल्यू कैसे निकालते थे? टर्मिनल वैल्यू के लिए हम वो याद करते थे, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला जैसा इस्तेमाल करते थे। हाँ भाई याद आ रही है बात? हाँ जी। तो इसकी जगह क्या हो जाता था? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्री कैश फ्लो इन ईयर वन अपॉन वैक माइनस जी नहीं करेंगे क्योंकि फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी है तो के ही माइनस जी करेंगे। ठीक है ना? सही है ना? बात समझ आ रही है? हाँ भाई याद आ रही है? मगर आपको पता है आज ये नहीं होने वाला। बिल्कुल। देखते हैं अभी जरा, क्या नाम है शिराज, अभी देखते हैं यार चंदा। अगर आज अच्छा एक इसमें आप मुझसे सवाल कर सकते हो सर ये फ्री कैश फ्लो तो सही है ही नहीं, इसमें कैपेक्स भी माइनस नहीं किया, इसमें सेविंग भी नहीं लिया आपने। यार किसी वजह से नहीं ली, वो वजह अभी समझ आ जाएगी आप। तो आपको इस सवाल जो प्रेजेंट वैल्यू लेनी है वो 80 पे नहीं लेनी है ना यार, किस पे लेनी है? बात हुई थी हमारी कुछ, याद करें कुछ बात हुई थी हमारी कि हमें जो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है वो 80 पे नहीं निकालनी ना यार। उसको कॉपी किया हमने। हाँ, हमें पी P5 तो D6 याद आ रहा है, P5 तो D6, एयर 5 तो फ्री कैश फ्लो इन एयर 6, एयर 6 का कैश फ्लो चाहिए यार। ऐसा ही है, एयर 6 का कैश फ्लो चाहिए। हाँ भाई बात समझ आ रही है? कैसे निकालेंगे? ये 2576 नहीं, है प्रेजेंट वैल्यू है। 2576 नहीं, प्रेजेंट वैल्यू है 5183। ये जो कैश फ्लो है 5183, इसको ग्रो करा दो। चलो आप ट्राई करो, आप ट्राई करो, 1 मिनट ट्राई करो, एक। हाँ हाँ, आप निकाल सकते हो, एक मिनट ट्राई करो।
कैसे निकलेगा? P5 और D6 इसको डिस्काउंट भी करना पड़ेगा, मगर पहले नॉर्मल फिगर निकालो फिर डिस्काउंट करना 5 सालों पे। जल्दी जल्दी, शाबाश, एक बार ट्राई तो करो, कैलकुलेटर साथ रखो। बिल्कुल सही कहा शिराज। तो 5183 1.02 यही माइनस डी। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? कैलकुलेटर निकाल देगा। 40,666.6। ओके, इसको 3 साल डिस्काउंट भी करना पड़ेगा। पाँच साल के लिए डिस्काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना आ गया? 1.15 की पावर 5 से ये डिस्काउंट फैक्टर ये रहा 0.5। ये चलो 1.15 की पावर 5 कितना आ रहा है? 20218। सही है, सही है, यही आ रहा है। 20218 आ रहा है, मान लेते हैं। तो एक तरफ हमने ये फिगर ले ली, टर्मिनल वैल्यू निकाल ली 20218। अब मुझे बताओ वन ऑफ चीजें क्या क्या है। अब मुझे बताओ वन ऑफ चीजें क्या क्या है। ये दो फिगर्स तो हो गई, टर्मिनल वैल्यू भी हो गई, ये भी हो गई। इसके अलावा क्या था? वो ऊपर लिस्ट बनी है पूरी। भाई जल्दी से एंड होने वाला है सवाल, अब इतना कुछ बचा नहीं है सवाल। और क्या था भाई? टर्मिनल वैल्यू हो गई वन ऑफ सेविंग 2400 मिलियन की, आफ्टर टैक्स है ये। ठीक है, और क्या था इसके अलावा? सेविंग और स्टाफ। ये देखें यार, ये इंपॉर्टेंट। सेविंग और स्टाफ, इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखो वर्किंग, देखो गौर से वर्किंग देखो, वर्किंग ये कर भी लेना, गौर से देखो। अभी पहले ये सेविंग और स्टाफ देख लो, ये प्री टैक्स था। इसको पहले आफ्टर टैक्स करेंगे। 75 इंटू 0.71, 0.71 इसलिए क्योंकि 29% टैक्स रेट है भाई। 75 में टैक्स नहीं कटा हुआ। 75 के बारे में लिखा था प्री टैक्स, सवाल से दिखा दूं, मैंने बोल्ड भी कर दिया था इसीलिए, ताकि हमें बाद में परेशानी ना हो। ये रहा जी प्री टैक्स लिखा हुआ। प्री टैक्स का मतलब है कि इसमें सेविंग ने टैक्स का इफेक्ट इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ हुआ, तो हमें टैक्स का इनकॉर्पोरेट करने के लिए 0.71 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। और फिर इसको एक और काम भी करना पड़ेगा, ये रुकेंगे नहीं यहाँ पे हम। ये परपेचुइटी है, परपेचुइटी है, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो क्या करें? टर्मिनल वैल्यू लगाएंगे। नहीं, ग्रोथ नहीं है इसमें, इसमें ग्रोथ नहीं है, जब ही टर्मिनल वैल्यू से इसको सेग्रीगेट किया गया, टर्मिनल वैल्यू से इसको हटाया गया। क्या होगा इसके साथ? बिल्कुल सही कहा शिराज। बाकी लोग भी प्लीज ट्राई करें यार, पार्टिसिपेशन कम होता जा रहा है। बाकी आहिस्ता आहिस्ता लोगों का, ऐसा नहीं होना चाहिए यार। इसको क्या करेंगे, जब एक चीज परपेचुइटी तक जाती है तो परपेचुइटी तक ले जाने के लिए एक हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। वो एडजस्टमेंट बता दें क्या है? बताएं। बिल्कुल सही कहा अली, डिवाइड बाय के 1/i वाला परपेचुइटी वाला सिस्टम लगेगा। पुरानी बातें, बिल्कुल पुरानी बातें, पुरानी बातें एंड पुरानी बातें। तो इसको जरा हम कॉपी कर लेते हैं जी। यहाँ पे मैंने एक वर्किंग भी दिखानी होगी पेपर में, क्योंकि पेपर में वर्किंग दिखाना भी जरूरी है। वर्किंग के बगैर काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो ये 355 की आ रही है सेविंग।
ठीक है, बात समझ आ रही है? क्लियर है बात हमें? इज दिस क्लियर? ठीक हो गया, आगे बढ़े। अच्छा आगे चलते हैं, फिर क्या कह रहे हैं? रिडंडेंसी कॉस्ट आ जाएगी, ये आफ्टर टैक्स हुई हुई है। माइनस में लिखेंगे। और क्या है इसके अलावा? इन्वेस्टमेंट आ गई, माइनस में लिखेंगे। फिर और बताएं। टैक्स सेविंग ऑन 100% डेप्रिसिएशन। ये कैसे निकालेंगे? इस पे क्या बात हुई थी? इस पे क्या बात हुई थी? 1000 इंटू 0.29 डिवाइड बाई 1.15। डिवाइड बाई 1.15 क्यों कर रहा हूँ? डिवाइड बाई 1.15 क्यों कर रहा हूँ? याद आ रहा है डिवाइड बाई 1.15 क्यों किया जा रहा है? हाँ, why we are dividing it with 1.15? Because we need to take this tax saving in year one. Tax saving should arise in year one. Tax saving shouldn't be arising in year zero. टैक्स सेविंग आते आते 252.17 आ रहा है। 252.17, 252 कर लें इसको। ठीक है, वर्किंग में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि जब मैं कॉपी करूंगा ऊपर तो आपको परेशानी ना हो। समझ रहे हैं? एंड पे आ गए हम। ठीक है। यार अच्छा ईमानदारी से बताएं, अभी तक सवाल आसान लग रहा है मुश्किल लग रहा है? कैपेक्स एडजस्टमेंट कर रहा हूँ मैं अभी। हाँ, ईमानदारी से बताएं। एनुअल कैपिटल एक्सपेंडिचर आ गया। हाँ सीरियसली स्पीकिंग, ये पेपर में आया लास्ट टाइम। बाकी लोग क्या कह रहे हैं? ठीक है, दैट्स गुड आयशा, आपको आसान लग रहा है। एनुअल कैपेक्स वेरी इजी ना? पेपर में क्या होता है, सिर्फ टेंशन होती है शुरू कि यार हमने तो ऐसा सवाल कभी किया ही नहीं। हालांकि सारी एडजस्टमेंट आपको नजर आ रहा है कि कोई अभी तक नई बात मुझे नजर नहीं आई जिसमें कहूँ वाओ फैक्टर हो कि ये क्या पूछ लिया एग्जाम में, ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा ये एनुअल एक्सपेंडिचर ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। सही है, ऐसा ही है, ले जाए इन्फिनिटी तक। मैं वर्किंग भी साथ साथ कर रहा हूँ ताकि एग्जामिनर को दिक्कत ना हो मार्क्स देने में आपको। 100 डिवाइड बाई 0.15, 1/i वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना परपेचुइटी का। ठीक है भैया। 66.67 माइनस में लिख देते हैं। हाँ कहीं भी कोई अनगियर रीगियर नहीं करवाया। अच्छा अनगियर रीगियर करवा भी देता तो यार हमने तो पढ़ा हुआ है यार, हमें क्या मसला है? अनगियर रीगियर से हमें क्या मसला है? यूँ तो मसला है क्या? तो मसला है का? अरे भाई हमरे को तो कोई मसला नहीं। हाँ। अच्छा ये सारा हो गया, उसके बाद हम क्या करते थे फ्री कैश फ्लो में? क्या करते थे फ्री कैश फ्लो? याद करें क्या करते थे? लेस करते थे, इंटरेस्ट पेमेंट लेस करते थे, और ऐड करते थे टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट। ये भी करते थे फ्री कैश फ्लो लिक्विडिटी, तब जाके आता था फ्री कैश फ्लो लिक्विडिटी। हाँ भाई ऐसा कुछ याद आ रहा है? चलो अल्हम्दुलिल्लाह अली, अल्हम्दुलिल्लाह। जी। याद आ रहा है किसी को? यार ये हम इंटरेस्ट पेड लेस करते थे और कोई लोन रीपे होता था, लोन आता जाता था तो वो भी एडजस्ट करते थे तो जाके फ्री कैश फ्लो लिक्विडिटी आता था। हाँ ऐसा करते थे ना? तो यार ये तो सर ये तो कैश फ्लो में करते थे, आपने तो कैश फ्लो में कराया ही नहीं। ये सवाल आपके ध्यान में आना चाहिए। सर ये इसका इंटरेस्ट क्यों नहीं माइनस कराया? आपको तो ऊपर माइनस कराना चाहिए था। जो आप ये स्ट्रक्चर बना रहे थे तो हम तो वहां करते थे। हम तो पहले जब टर्मिनल वैल्यू निकालते थे उससे पहले करते थे, हमने तो कैश फ्लो में किया है पास में। सर आपने चेंज कर दिया सिस्टम। मुझे बताएं आज हमने ऐसा क्यों किया? इसको लास्ट में क्यों लेके गए? कैश फ्लो की वर्किंग में हमने इसको शामिल क्यों नहीं किया, इंटरेस्ट को और इंटरेस्ट की टैक्स सेविंग को? हालांकि फ्री कैश फ्लो लिक्विडिटी आप लोगों में किसी ने सवाल भी नहीं किया। खैर मुझे पता था ये मुझे डिस्कस करना है इसलिए मैंने भी ज्यादा जोर नहीं दिया। मगर मुझे एक बात बता रहे हैं,
इंटरेस्ट को नैरो टेस्ट कर लेंगे, मसला नहीं है। मगर मेरा सवाल यहाँ पे कुछ और है। मेरा सवाल ये कि यार इसको ऊपर क्यों नहीं एडजस्ट कर लिया आपने, यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं। जब भाई नॉर्मली तो फ्री कैश फ्लो इक्विटी की डिस्काउंटिंग होती है ना, ये फ्री कैश फ्लो इक्विटी थोड़ी है, ये तो नॉर्मल फ्री कैश फ्लो था। आपने तो इसकी जो है इसको फ्री कैश फ्लो इक्विटी में कन्वर्ट ही नहीं किया, एंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ऐसा तो हमने कभी किया ही नहीं था, एंड में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्या वजह है? वो मुझे इसका रीजन बताया, स्पेसिफिक सोच के बताया। तो ऊपर भी तो माइनस करना था ना, पास में तो ऊपर माइनस होता देखा है, ये क्या नीचे माइनस करके दिखा दिया आपने सर? नहीं नहीं, हाँ बहुत अच्छी बात की अली ने बहुत अच्छी बात की कि इंटरेस्ट में कोई ग्रोथ नहीं है। अगर मैं ऊपर वाली फिगर्स पे काम करता, और होने का ये बारीकी है, ये स्टूडेंट को ना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। एक अच्छे और एवरेज स्टूडेंट में जो फर्क होता है ना, वो यही होता है कि वो बारीकी को समझता है, कॉन्सेप्चुअली चीजों को लेकर चलता है, वो रटा नहीं लगाता। देखिए अगर मैं इंटरेस्ट और उसकी टैक्स सेविंग को यहाँ इनकॉर्पोरेट कर लेता, तो आगे जाके आपको याद होगा मैंने इस कैश फ्लो पे के ग्रोथ लगाई थी, 2576 पे मैंने ग्रोथ लगाई थी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये मैंने ग्रोथ लगाई हुई 2576 पे, देखें चेक करें, सॉरी 5183 पे मैंने ग्रोथ लगाई हुई है, चेक करें। जब मैंने 5183 पे ग्रोथ लगाई हुई है, तो इसका मतलब ये होता है कि मैं जो इंटरेस्ट और टैक्स आता है, इंटरेस्ट और उसकी टैक्स सेविंग आती, उसको भी मैं खामा खाए में ग्रोथ लगाया था। हालांकि इंटरेस्ट आपको पता है ग्रो नहीं करता। या तो वो बोले कि हाँ यार ठीक है, जो भी फ्री कैश फ्लो इक्विटी है वो ग्रो करेगा 2% से, मेरी बात समझिएगा। अगर वो कहता है कि पूरा का पूरा फ्री कैश फ्लो इक्विटी जो आप निकाल लो वो ग्रो करेगा 2% से, तो बात अलग होती। वो सिर्फ 2% की ग्रोथ रेट ऑपरेटिंग चीज पे लगा रहा है यार, वो इंटरेस्ट पे नहीं लगवा रहा। मेरी बात समझ आ रही, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? अली बिल्कुल सही पिक किया आपने कि अगर हम इन फिगर्स को, अगर इन फिगर्स में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं इंटरेस्ट और उसकी टैक्स सेविंग को, तो अंदेशा ये था, गड़बड़ ये थी, प्रॉब्लम ये थी, इशू ये था कि उस पे भी ग्रोथ लग जाती 2% की, जो कि नहीं लगनी चाहिए थी। मेरी बात समझ आ रही है? जो कि नहीं लगनी चाहिए थी ना यार। तो उसको बचाने के लिए हमने उसको डेफर किया। तो सर आप कैसे कैटर करें? हमें तो ऐसा कैटर करना आता ही नहीं है यार, कोई मसला थोड़ी है, क्या होगी, कोई इशू नहीं है। इस पे लगा दो परपेचुटी यार, परपेचुटी लगा दो इस पे भी, क्या हुआ, कोई मसला है क्या? इंटरेस्ट पेड, अच्छा इंटरेस्ट पेड क्या मैं इसको नेट ऑफ टैक्स कर दूं यार? एक ही बात है ना, नेट ऑफ टैक्स कर दो इसको, तो ये हट जाएगी लाइन। अलग अलग भी कर सकते हैं, मगर मैं चाह रहा हूँ एक साथ ही कर लूँ। तो कैसे निकालेंगे? अच्छा ये इररिडीमेबल भी है, दूसरा एक और फायदा भी है कि ये इररिडीमेबल भी है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। इसका एनुअल इंटरेस्ट कितना है? 20,000 का 8%। 20,000 का 8% ऐसा ही है, देखें ये एनुअल इंटरेस्ट है, इस पर टैक्स सेविंग लगा रही है। तो 29% टैक्स सेविंग में चला जाएगा ना। 1136। अच्छा परपेचुटी तक जाएगा ये, टिल इन्फिनिटी, क्यों? क्यों? क्योंकि इरिडीबल है। इरिडीबल का मतलब है क्या है कि कभी भी डेट रीपे नहीं होगा, और समझिएगा। इरिडीबल का मतलब है कि कभी भी डेट रीपे नहीं होगा। जब ये कभी भी डेट रीपे नहीं होगा, तो ये उम्र भर हमेशा हमेशा एंड तक, फाइनल तक, लास्ट तक चलता रहेगा। मेरी बात समझ आ रही? फाइनल तक, लास्ट तक चलता रहेगा, हर साल चलता रहेगा, परपेचुटी तक चलता रहेगा। तो प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें इसकी। हाँ जी बताएं, निकाल लें। 1136 डिवाइड बाई 0.15 कितना आ रहा है? देखो थोड़ा ना कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग रखना है, 7573।
माइनस इसलिए करो क्योंकि इंटरेस्ट था, टैक्स सेविंग इनकॉर्पोरेट हो गई है। 27445, 27445, बात समझ आ रही है? ज्यादा फर्क नहीं आ रहा, एग्जामिनर से थोड़ा सा फर्क है हमारा, वो इस वजह से, वो भी मुझे वजह पता है, वो मैंने आपको बताई थी, उसने ईयर वन में टैक्स सेविंग नहीं ली वाली, ये वाली टैक्स सेविंग उसने जो है ना वो ईयर जीरो पे ले ली है। खैर ठीक है जी। नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रीमियम कैसे निकलेगा? प्रीमियम, प्रीमियम कैसे निकलेगा? नहीं 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 आयशा, फ्री कैश फ्लो इक्विटी में सारा डिस्काउंटिंग के ही पे होता है, ये एपीवी का टॉपिक नहीं चल रहा। ये अच्छा सवाल, अच्छा है आपने कर लिया। आपको याद है पास में हम जब भी फ्री कैश फ्लो इक्विटी किया, हमेशा 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 फ्री कैश फ्लो इक्विटी को हमने केई पे डिस्काउंट किया, कभी केडी पे डिस्काउंट नहीं किया। वो आप एपीवी एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू की टेक्निक को यहाँ पे मिक्सअप कर रहे हो। तो ये तो मुझे इंटरेस्ट और टैक्स सेविंग को यहाँ इनकॉर्पोरेट करना चाहिए था। याद है हर साल की फिगर में इनकॉर्पोरेट किया था पास में। येलो लिमिटेड का सवाल है, आई थिंक वहाँ भी शायद फ्री कैश फ्लो इक्विटी था, एक आधा और भी रिसेंट में फ्री कैश फ्लो इक्विटी आया है। तो हमेशा फ्री कैश फ्लो इक्विटी जब आता है तो इंटरेस्ट और उसके नेट ऑफ टैक्स और उसकी टैक्स सेविंग को यही हर साल की फिगर में इनकॉर्पोरेट करते हैं, इधर ही इनकॉर्पोरेट करते हैं। और फिर डिस्काउंटिंग हम कहीं पे ही करते हैं, हमने एक ही डिस्काउंटिंग पढ़ी है, या तो वैक पर डिस्काउंटिंग होती है आयशा अगर हम फ्री कैश फ्लो मेथड पे काम करते हैं, और इक्विटी, और अगर हम फ्री कैश फ्लो इक्विटी पे काम करते हैं तो फिर कहीं पे डिस्काउंटिंग होती है। याद करें पुरानी बातें। ठीक है, तो अब मजेदार बात ये है कि यहाँ पे मैं इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता था, क्योंकि यहाँ पे मसला ये था कि एक तो रिडीमल पे जाना था, दूसरी बात ये ग्रोथ नहीं लगानी थी। इरिडीबल जाना था, सॉरी परपेचुइटी तक जाना था, और दूसरा ग्रोथ नहीं लगानी, तो इसको भी मैंने फिर अलग से कंसिडर कर लिया, नीचे वर्किंग हुई हुई है। मगर मैं वापस इस बात पे कायम हूँ कि ये नहीं होगा कि हम जो है डिस्काउंटिंग चेंज कर देंगे, ये डिस्काउंटिंग तो ऊपर हो जाती। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? वो ठीक है, लिमिटेशन वगैरह इसकी वो बाद में डिस्कस करते हैं, मगर आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं कि हमारा तो यहाँ पे डिस्काउंटिंग करना फर्ज बनता था, इस कैश फ्लो में करना था, मगर वो चूंकि डिले हुआ तो हमने बाद में कर लिया, मगर डिस्काउंट रेट चेंज नहीं होने का है। एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू में ऐसा होता था, बिल्कुल सही है जी, आपने सही कहा, मगर यहाँ ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा, अब फाइनली फाइनली इसको कंक्लूड करने का टाइम आ गया है। तो एग्जिस्टिंग डेट कितना है? एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, 25 मिलियन दी हुए सवाल में दिखाया था। तो मैक्सिमम प्रीमियम देखे ना, और कुछ है ही नहीं हमारे पास, और कुछ है ही नहीं सवाल में। क्लियर है, तो ये है हमारे पास। नोट कर ले इसको प्लीज, नोट कर ले, कोई सवाल है कंफ्यूजन है पूछ ले। क्लियर हुई कुछ बात? क्लियर हुई कुछ बात? नोट करें, कोई सवाल है कंफ्यूजन है पूछ लें। बिल्कुल जी, सवाल आया है कि अगर पैड दिया हुआ होता तो फिर हम नहीं करते, पैड दिया होता तो फिर हम इंटरेस्ट डिडक्ट नहीं करते। पैड का मतलब ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब इंटरेस्ट ही माइनस होगा, इसकी टैक्स सेविंग भी इंकॉर्पोरेट हुई, फिर हम इंटरेस्ट वाले एडजस्टमेंट नहीं करते। फिर हमें बस ख्याल करना होता है कि पैड पे ग्रोथ लग रही है नहीं। अगर पैड पे ग्रोथ लगी होती, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैड मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे ग्रोथ लगी होती, फिर तो कुछ नहीं करते। बट अगर वो कहता है कैश फ्लो पे ग्रोथ लग रही है और इंटरेस्ट पे ग्रोथ नहीं लग रही, तो फिर हमें अलग अलग करना पड़ता है, जैसे हमने पास में टीटीएल पीटीएल के सवाल में किया था।
जैसे हमने पास में अलग अलग सेग्रीगेट करके किया था, कार्यक्रम में भी किया था सेग्रीगेट करके, और एक आध और सवाल में भी किया था, याद करें अली। मैक्सिमम प्राइस नहीं, मैक्सिमम प्रीमियम, प्रीमियम सॉरी 2445 है ये, 2445 सही कह रहे हैं। क्लियर है बात हमें? याद है किसी का कोई सवाल है, पूछ लें प्लीज। अच्छा जी, एक बात वापस से पढ़ लेते हैं कि ये क्या कह रहा था। सही है ना डायरेक्टर साहब, ये क्या कहते हैं, सॉरी बोर्ड क्या कह रहे थे। AP board हैज नॉट पब्लिश इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग द पोटेंशियल एक्विजिशन एंड सो फार दैट डिस्कशन विद आईडिया हैज बीन कॉन्फिडेंशियल, ये यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ना। ठीक है जी, कॉन्फिडेंशियल रखा गया है। द बोर्ड इज कंसर्न दैट द रिलीज ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन माइट इम्पैक्ट द शेयर प्राइस ऑफ आरडा। अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि भाई सिर्फ शेयर प्राइस जो है ना अफेक्ट कर सकती है। एक्सप्लेन वेदर दी बोर्ड कंसर्न रिगार्डिंग आरडा शेयर प्राइस आर वैलिड एंड एक्सप्लेन हाउ दिस माइट इम्पैक्ट द नेगोशिएशन टू एक्वायर आरडा। देखें शेयर प्राइस का इम्पैक्ट मार्केट पे, शेयर प्राइस का इम्पैक्ट इंफॉर्मेशन की वजह से क्या पड़ता है क्या नहीं पड़ता, ये एक टॉपिक है। कुछ लोगों ने आई थिंक अभी ये नहीं पढ़ा है टॉपिक, टेंशन की बात नहीं है, आगे जाके आ जाएगा। एक टॉपिक होता है एफिशिएंसी मार्केट हाइपोथेसिस। कौन सा टॉपिक है? एफिशिएंसी मार्केट हाइपोथेसिस, बी पार्ट 1B की बात हो रही है। हाँ जी, इस टॉपिक का आइडिया है आपको? नहीं है तो टेंशन ना लेंगे, आगे जाके आ जाएगा। ये कहता है कि तीन तरह की मार्केट होती है। ठीक है, तो एक होती है वीक मार्केट। ठीक है, लेस इम्पैक्ट ऑन शेयर प्राइस। एक होती है सेमी स्ट्रॉन्ग मार्केट। ठीक है, शेयर प्राइस changes when information becomes public। और एक होती है स्ट्रॉन्ग मार्केट। शेयर प्राइस changes even information is not yet made public। ठीक है ना, तीन तरह की मार्केट होती है। और इंफॉर्मेशन की स्पेलिंग गलत होती है, सॉरी। एक न्यू इन्फॉर्मेशन आई है, उसका अगर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा तो ये वीक मार्केट है। वीक मार्केट है, कोई ज्यादा इम्पैक्ट पड़ ही नहीं रहा। सेमी स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि वो जिसपे जब पब्लिक होगी इन्फॉर्मेशन तो फर्क पड़ जाएगा। अब आप मुझे बताएं कि यार ये क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहे थे AP board has not published information concerning the potential acquisition and so far discussion with ARDA has been confidential। The board is concerned that the release of information might impact the share price। अच्छा एक बात मुझे बताएं, इस लाइन को पढ़ के क्या लग रहा है, कौन सी मार्केट है ये? द रिलीज ऑफ इन्फॉर्मेशन माइट इम्पैक्ट द शेयर प्राइस, ये स्ट्रॉन्ग मार्केट है, सेमी स्ट्रॉन्ग मार्केट है, या वीक मार्केट है? यार इतना तो मुझे आप बता दें। ये तीन बातें मैंने लिख दी हैं, इन तीन बातों की बेस से बता दें। जिन्होंने टॉपिक पढ़ा हुआ है उनके लिए ज़्यादा आसानी होनी चाहिए, उन्होंने नहीं भी पढ़ा मैंने उनके लिए ये बात लिख दी है कि आप ये तीन बातें अंग्रेजी में जो लिखी हैं इनको पढ़ें, और उसके बाद मुझे बता दें कि इसका क्या हिसाब किताब लग रहा है। हम्म, पार्टिसिपेट करें चैट के थ्रू। ठीक है, ठीक है, सही है, सोच। जी बिल्कुल सही बताया आयशा आपने कि ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि सेमी स्ट्रॉन्ग मार्केट लग रही है। ठीक है, तो अब होगा क्या सेमी स्ट्रॉन्ग मार्केट में? तो हम इसको इस तरह ड्राफ्ट करेंगे, हम इसको इस तरह ड्राफ्ट करेंगे, ये हमारा हो गया ना, इसको ऊपर कर लेते हैं। और मैं एक्सेल की ज़रूरत नहीं है अभी क्योंकि सारी बातें थियोरेटिकल बेस्ड होंगी। तो इस तरह स्टार्ट करते हैं।
इंफॉर्मेशन impacts share price as per the following. मैकेनिज्म। ठीक है, मैं मतलब अगेन बीइंग ए स्टूडेंट ड्राफ्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, currently information kept confidential, therefore share price does not change. Gives direction of semi strong। सही, ज्यादातर ये वाला होता है। It means when information will be made public, क्या होगा जैसी पब्लिक में होगी इंफॉर्मेशन, क्या होगा? शेयर प्राइस ऑफ आरडा विल इंक्रीज। जैसी मार्केट में न्यूज आएगी कि एक्वायर होने वाला है, डिमांड शेयर की बढ़ जाएगी। एग्री करेंगे? ठीक है, समझ रहे हैं कि असल वैल्यू तो ये है, ये कितनी हो जाएगी? ये देखें, असल जो पोटेंशियल है 274, क्योंकि अपने सारा गेन उसको देना है फ्रॉम एग्जिस्टिंग इंक्रीज कितने परसेंट बन रहा है? हाँ, कितना बढ़ेगा? निकालें जरा, 27445 9.78। देखिए मसला है ना शेयर डायरेक्टर्स के लिए, उन्होंने वर्किंग सारी 25 मिलियन पे की हुई है। ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो मार्केट देखिए, मेरी बात समझिएगा, मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ। आज शेयर प्राइस कितने की है? आज मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है? प्लीज और से समझिएगा, ये 3 मार्क का सवाल था मगर काम का है। आज मार्केट कैपिटलाइजेशन 25 मिलियन है। जब किसी को कुछ नहीं पता, आपने जब वर्किंग की तो ये फिगर जा रही है 27445। अगर आपने अपनी नीयत का इजहार कर दिया, अगर आपने अपनी नीयत का इजहार कर दिया कि हाँ यार ये हम एक्वायर करने जा रहे हैं, तो मार्केट फौरन रिस्पॉन्ड करेगी। सेमी स्टॉक मार्केट में ऐसा होता है। तो ये मार्केट प्राइस 25 से 27445 आ जाएगी, तो आपने जो उनको प्रीमियम प्लान किया हुआ है वो प्रीमियम खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब मार्केट खुद ही 27445 पे चली जाएगी, तो आपको जो पैसे देने पड़ेंगे वो ज्यादा देने पड़ेंगे। तो आपने सामने वाला शेयर होल्डर बोलेगा कि भाई आपने अगर मुझे 27445 दे भी दिया तो मुझे कोई फायदा थोड़ी है, मुझे कोई कमाल थोड़ी है, मेरे तो शेयर प्राइस ऑलरेडी बढ़ गई। वो अलग बात है शेयर प्राइस डिसीजन की वजह से बढ़ी है। लेकिन आज शेयर प्राइस 25 मिलियन है, आज आप किसी को 27,000 दोगे तो खुशी खुशी 2445 का प्रीमियम एक्सेप्ट करेगा, आपको अप्रिशिएट करेगा, आपको रिकॉग्नाइज करेगा। बट अगर मार्केट प्राइस आप सोचो 25,000 से बढ़ के 27445 हो जाए और आप भी सामने वाले को यही पे कर दो, तो वो बोलेगा मुझे क्या फायदा हुआ भाई, ये तो मार्केट ने मुझे इतना ही दे दिया बना के। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो ये थोड़ा सा पॉइंट है कि यार ये अगर पब्लिक हो गई इन्फॉर्मेशन, तो खामा खामे मार्केट जो है ना वो 25 मिलियन को बढ़ा के 27445 पे आ जाएगी। तो हम जो उसको प्लान करें, जो वाकई हम उसको प्लान करें, वो फिर उसके लिए इंसेंटिव नहीं रहेगा। ये कहने का मतलब है इफेक्टिवली प्रीमियम प्लान विल बिकम इनइफेक्टिव, विल बिकम इररिलेवेंट, विल बिकम नॉट अनअट्रैक्टिव। क्या ये बात समझ आती है? ठीक है, नोट करें इसको, नोट करेंगे इसको भी प्लीज।
अच्छा सी पार्ट देख रहे हैं, जल्दी से देख लें, सी पार्ट फिर खत्म करते हैं। Briefly advise the board of the exchange rates that will arise when AP commences exporting and the techniques that the board can use to manage the risk। 5 मार्क का सवाल है। to not include calculation के बोर्ड को एडवाइस करें कि कौन सा एक्सचेंज रेट रिस्क है, क्यों एक्सचेंज रेट रिस्क है, और अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो when AP commences exporting and the technique that the board can be used to mitigate the risk। ये फॉरेक्स से रिलेटेड सवाल है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, मगर फिर भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है जी, ये देखें लिखा हुआ है, बोथ द प्रोडक्ट हैव अ हाई ग्लोबल डिमांड एंड द न्यू प्लान वुड इनेबल द कंपनी टू एंटर द एक्सपोर्ट मार्केट। तो हम एक्सपोर्ट मार्केट में जाना चाह रहे हैं, जब हम एक्सपोर्ट मार्केट में जाएंगे तो रिस्क आएगा। बताएं क्या रिस्क आएगा? क्यों, कौन सा रिस्क है ये? अगर किसी ने फॉरेक्स नहीं पढ़ा टेंशन ना लें, जब फॉरेक्स पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। बाकी लोगों से हम अभी बात कर लेते हैं जिन्होंने फॉरेक्स पढ़ लिया है, या क्या कहते हैं, या समझते हैं बातों को। एक्सपोर्टिंग टू एक्सपोर्टिंग आउटसाइड पाकिस्तान means sales will be made, the sales will be क्या कहते हैं, made currency other than PK, therefore क्या इन्वॉल्व होगा? वैसे आजकल उल्टा है, आजकल एक्सपोर्टर को फायदा है, इंपोर्टर को नुकसान है। आजकल करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है ना हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर तो है हालात, थोड़े से, मगर कब तक रहते पता नहीं चलेगा। चलो, मगर जो इतनी खतरनाक डैमेज हुआ है, इतना खतरनाक डैमेज हुआ है इतने सालों में, तो एक्सपोर्टर को ही फायदा हुआ है, इंपोर्टर को तो नुकसान हुआ है। अदर देन पीके देयरफॉर इन्वॉल्व्स proceeds will be received foreign currency and when converted into PKR। ये समझे नहीं, ये मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। involve risk of receiving less amount than expected। आप देख रहे हैं क्या कह रहे हैं? प्रोसीड जो मिलेंगी वो फॉरेन करेंसी में मिलेंगी, तो जब आप उसे पीकेआर में कन्वर्ट करोगे डॉलर वगैरह को, या पाउंड को, या यूरो को, तो आपको डर ये है कि ये ना हो कि आपको उस वक्त जो है पैसे कम मिले। आप समझ रहे हैं? आपको डर ये है कि पैसे कम मिलेंगे। would involve risk of receiving less amount than expected। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, वैसे यार 5 मार्क का सवाल है, एक्सप्लेन नहीं करना, बट चले कर लेते हैं। इफ सेल इन सोल्ड इन डॉलर्स, डॉलर्स तो फिर के इसकी जरूरत नहीं है, 5 मार्क का सवाल है कि बहुत बातें लिखी हैं, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अच्छा अब हाउ टू कवर दिस, इट इज ऑफन रेफर टू एज ट्रांजेक्शन रिस्क। रिस्क मैनेजमेंट में इसको ट्रांजेक्शन रिस्क आ जाए। अच्छा, हाउ टू मिटिगेट दिस रिस्क, यही सवाल किया ना इसने, कहाँ गया 5 मार्क का सवाल? एंड द टेक्निक दैट अ बोर्ड कैन यूज, टेक्निक्स टू मिटिगेट द रिस्क। इंडिया एक काम कर रहा है आजकल, जो मैं अक्सर उसमें भी बताता हूँ फॉरेक्स में। एक ये कि आप कोड इन लोकल करेंसी, जो कि पाकिस्तान में आज तो कोई नहीं करेगा। कोड इन लोकल करेंसी,
एपी में कोट सेलिंग प्राइस एंड देयरफॉर इनवॉइस। इंडिया क्या करता है आईपीएल में, आपको पता है जो लोग आईपीएल वैसे तो नहीं फॉलो करते हैं, मैं भी फॉलो नहीं करता, मगर आइडिया हो जाता है। काफी सालों से इंडिया ने क्या किया है कि अब ना उन्होंने अपने जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, जो ये जितने भी प्लेयर्स होते थे डिविलियर्स वगैरह, अब तो खैर डिविलियर नहीं खेल रहा, जितने भी नए नए, ये लिविंग स्टोन हो गया, हैरी ब्रूक हो गया, ठीक है ना, ये ग्रीन हो गया, तो ये जितने भी ये होते हैं, क्या कहते हैं, आपका अल्लाह भला करे, प्लेयर्स हो गए, मैक्सवेल हो गया, इनको जो पेमेंट करते हैं वो इंडियन करेंसी में करते हैं, पता है आपको का, वो इंडियन करेंसी में बिकते हैं, वो लोकल करेंसी में बिकते हैं, यानी कि इंटरनेशनल करेंसी में नहीं बिकते। उससे उनको फायदा ही हो जाता है कि उनका रिस्क कवर अप हो जाता है। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, इससे हट के बात, इसमें तो एक्सपोर्ट की बात हुई, मगर मैं एक आपको तरीका बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो एपी में कोड सेलिंग प्राइस एंड देयरफॉर इनवॉइस एक्सपोर्ट कस्टमर्स इन लोकल करेंसी, दैट इज इन पीकेआर। से फायदा क्या हो जाएगा, इट मीन्स चेंज इन फॉरेन करेंसी, डॉलर का रेट कुछ भी हो जाए, विल नॉट इफेक्ट receipts of AP since already contracted in our home currency। क्योंकि आजकल जो हालात हैं, लोग तो उल्टा कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई डॉलर में कोड कर, लोकल भी डॉलर में शुरू हो गए। अच्छा, दूसरा क्या कर सकते हैं, एक और हेजिंग कर सकते हैं, हेजिंग थ्रू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें क्या होता है, फॉरवर्ड में क्या होता है फॉरवर्ड में जिन्होंने एमएफए पढ़ा है उनको फिर भी पता है, एपी में फिक्स एक्सचेंज रेट, एक एक्सचेंज रेट फिक्स हो जाएगा, ठीक है जी। सही है, ठीक है। आपने क्या किया कि करेंसी आप डिटरमिन एज पर एग्रीमेंट, ठीक है, एंड विल नॉट चेंज एनी सर्कमस्टेंस। इसमें एक मसला आता है, हाउएवर इट शुड बी नोटेड that this arrangement is not cancelable, needs to be fulfilled needs to be fulfilled even if transaction don't occur due to any reason। अगर कोई रीजन नहीं होगा तो भी ये ट्रांजेक्शन को ऑनर करना पड़ेगा, वादा पूरा करना पड़ेगा, कमिटमेंट पूरी करनी पड़ेगी, ये डायलॉग आपको याद होना चाहिए। तीसरा क्या है, हेजिंग थ्रू मनी मार्केट। 5 मार्क का सवाल है, इसलिए ज़्यादा नहीं आपको लिखना चाहिए, क्योंकि टेक्निक्स ही 5 हैं। इसमें हम क्या करते हैं, बस मैं सिंपल बात करूंगा, डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ये फॉरेन एक्सचेंज कवर्ड थ्रू लैंडिंग एंड बोरो,
हमारा चूंकि फॉरेन करेंसी एसेट है, इन दिस प्रोसेस लोन विल बी टेकन इन, ठीक है, टेकन इन, लोन विल बी ऑब्टेन्ड। ये आपके लिए मैं पूरी ड्राफ्टिंग कर रहा हूँ यार, बीइंग अ टीचर मैं ड्राफ्टिंग कर रहा हूँ, तो आप बीइंग अ स्टूडेंट क्यों नहीं करते हो? थ्योरी में जो मुझे शिकायत है ना आप लोगों से, वो ये है कि थ्योरी के साथ सौतेला सलूक किया जाता है। पहले तो थ्योरी को देखा नहीं जाता, देखा जाता है तो हवा में बस ऐसे ही ओरल पॉइंट बना के आगे बढ़ जाते हैं। बहुत कोई तीर मारता है, कोई एहसान करता है तो बुलेट पॉइंट बना लेता है। आप देख रहे हैं, नहीं ये सारी बातें नहीं, इसका काम नहीं चलेगा, आपको पूरा लिखना पड़ेगा, प्रॉपर लिखना पड़ेगा। बीएफडी के अंदर थ्योरी आ रही है तो थ्योरी के साथ आपने इंसाफ करना है जी। आप देख रहे हैं थ्योरी का इंसाफ करना है। मैं मुझे क्या जरूरत है, मैं चाहूँ तो अपने नोट्स निकाल देता हूँ, बुक में सारा मौजूद है, बोलूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक छाप दो। आप मेरी बात समझ रहे हो? मगर मैं आपको सामने पूरा ड्राफ्ट कर रहा हूँ यार, इसीलिए ताकि एक मैसेज मैं भी दे दूँ कि यार देखो आप अकेले नहीं हो, आपका टीचर आपके साथ मेहनत कर रहा है, आपको भी करनी पड़ेगी थ्योरी में मेहनत। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है ना? क्लियर है? चलो जल्दी से फाइनल करते हैं। दिस लोन विल बी ऑब्टेन इन द फॉरेन कंट्री। तो ये रीपे कैसे होगा? विच विल बी रीपेड थ्रू फॉरेन करेंसी रिसीट्स। ठीक है, और हम क्या करेंगे, मैं अजान के बाद बात करता हूँ, ठीक है, अजान के बाद बात करता हूँ। ठीक है जी, अमाउंट रिसीव फ्रॉम लोन विल बी कन्वर्टेड इनटू लोकल करेंसी नाउ देयरफॉर रिस्क ऑफ चेंज इन एक्सचेंज रेट इज मैनेज्ड टुडे। ये अगेन जब फॉरेक्स आप कवर कर लेंगे तो आपको ये बातें समझ आएंगी, कि किसी ने फॉरेक्स अभी कवर नहीं किया तो टेंशन ना ले। ठीक है जी, हेजिंग थ्रू फ्यूचर्स एंड बस हेजिंग थ्रू ऑप्शंस करके खत्म करते हैं। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या करते हैं कि इट्स अ डेरिवेटिव बेस्ड हेजिंग। एक को लिखें, नोट करें, डेरिवेटिव बेस्ड हेजिंग। ठीक है जी, और इसमें जो है ना विच विल इन्वॉल्व सेल नो बायलेटर कहते हैं हम। सेल नो टेक्निक। ठीक है जी, इसमें स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। हेजिंग फ्यूचर्स मार्केट ट्रेडिंग विल बी यूज्ड मैनेज एक्सचेंज रेट रिस्क। ठीक है जी, 5 मार्क के लिए हम वैसे ऑलरेडी बहुत लिख चुके हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और हेजिंग पे बात कर लेते हैं, ऑप्शंस पे। इवेंट के ऊपर अभी काफ़ी सारी बातें हो गई। हेजिंग में हम कहते हैं कि ऑप्शंस गिव राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन।
हैं. We will be using put option. Manage adverse movements. Next. ठीक है जी, चलें यहीं तक रखते हैं. अपना ख्याल रखिएगा प्लीज़. कोई सवाल है कंफ्यूजन है पूछ लें. अपना ख्याल रखिएगा प्लीज़. दुआ में याद रखिएगा. आपसे इंशाल्लाह टच में रहेंगे. ये पहला सवाल है. इस तरह आगे के सवाल भी आपको अगले वीडियोस में मिलते जाएंगे. 2 3 4 5 वगैरह भी सब. ठीक है, चलें यहीं तक रखेंगे. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. आपको ये बात समझ आए, ये लेक्चर समझ आए, तो इसके लिंक जो है वो और स्टूडेंट से भी शेयर कर सकें ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए. और कोई अगर गलती करे तो वो गलती को सुधार ले. ठीक है जी. अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि आप पेपर पास कर जाएं. एक बस थोड़ी रिक्वेस्ट है कि यार देखें, मैं जितनी मेहनत कर लूँ, आप जितनी मेहनत कर लें, जैसे मैंने पास में भी कहा कि जब तक अल्लाह ताला की मर्जी शामिल नहीं होगी हम पास नहीं हो सकते. ठीक है ना, ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए. तो बस यार अब पेपर भी थोड़ा टाइम में करीब आने वाले हैं, तो आपसे यही गुजारिश है कि यार अल्लाह से दुआ भी करें, अपने लिए भी दुआ करें, अपने दोस्तों के लिए भी दुआ करें, जितने लोग पेपर दे रहे हैं सबके लिए दुआ करें. मेरी भी दुआएं तमाम स्टूडेंट्स के साथ रहती हैं. और दुआ का दायरा वसी करें, और अगर कुछ मेरी किसी एफर्ट से फ़ायदा हो तो मुझे भी दुआ में याद रखिएगा. ठीक है, क्योंकि दुआ बहुत ज़रूरी होती है. और मैं समझता हूँ कि यार तकदीर पलट देती है दुआ. दुआ से तो मतलब तकदीर पलट जाती है, इससे ज़्यादा मैं क्या बात करूँ. ठीक है, चलें यार, दुआ में याद रखिएगा. मुझे भी इंशाल्लाह फिर बात होती है. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.